नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब। प्रतियोगी मित्रों, मैं अखिल सर आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि अब पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, किसके बारे में देखा, अगला अपने पिछला वीडियो अगर हमारा देखा होगा तो उसमें हमने कृषि के बारे में बाकायदे चर्चा की थी आपसे। हमने पूरा कृषि के बारे में आपको बता दिया था, वो संस्थाएं बताई थी जो स्थापित हुई। पहला विश्वविद्यालय हमने बताया कौन सा खुला था, और कुछ वहाँ से एक दो पॉइंट छूटा था, हमने रिवाइंड किया, हमने रीड किया, तो हमें लगा नहीं हम छोड़ दिए, तो उसको आज बता देते हैं। देखिए वहाँ से एक दो पॉइंट छूटा हुआ था। अगर बात की जाए, देखिए वहाँ हमने ये तो बताया था, आपसे हमने ये चर्चा तो की थी कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थापित किया गया, तो आप अच्छी तरह से बता दिए थे। पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसका पहले नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था, वर्तमान में उसी का नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। ये सारी चीज़ें वहाँ बताई गई। देखिए अगर पूछा जाए पूरे भारत में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो कितने हैं? 71। कितने हैं भैया? 71 कृषि विश्वविद्यालय पूरे भारत में हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की कृषि है कैसी, तो भारत की कृषि देखिए है कैसी भैया, जो भारत की कृषि वो पूरा मानसून आधारित है, मौसम आधारित है भारत की कृषि। अभी तक भारत की ज़्यादातर कृषि मौसम आधारित है। किस पर है? मौसम आधारित है। क्लियर हुआ? या मानसून बोल सकते हैं, मानसून आधारित है। इसीलिए देखिए भारत किसान हमेशा परेशान रहता है। आप महात्मा गांधी जी ने कहा था, बहुत अच्छा स्लोगन है उनका महात्मा गांधी जी का, उन्होंने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। बिल्कुल गांव में बसती है। जरा सा आप सोचिए कि गांव के लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले होते हैं, मदद करने वाले होते हैं। किसी के पास 2-4 महीने खाने के लिए ना हो तो गांव के लोग खिला देंगे उनको, लेकिन यही चीज़ें शहर में आपको नहीं मिलेंगी। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था कि गाँव में आत्मा बसती है पूरे भारत की। लेकिन आज वही गांव के लोग, वही किसान बिल्कुल परेशान हैं। हर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा बेटा, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटी ये बने, लेकिन एक किसान ही ऐसा होता है जो कभी नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी हमारी किसान बने। उसका मात्र एक ही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर लागत ज़्यादा है कृषि में, भारतीय कृषि में, और आय बहुत कम है। यही रीजन है कि किसान नहीं चाहता है कि आने वाली पीढ़ी फिर से किसानी खेती करे। अलग तरीके से भेज देता, जाओ लेखपाल बन के आ जाओ, जाओ पटवारी बन के आ जाओ, जाओ यूपीपी में सिलेक्ट होके आ जाओ, अन्य तरह से वो करता है कि सरकारी जॉब में आ जाओ, जिससे तुम्हारी भी लाइफ सिक्योर हो जाए, हमारी तरह लाइफ बर्बाद ना जाए। और हम लोग करते क्या हैं? अब हम जानकारी के अभाव में, हमको इतनी जानकारी तो शुरू से होती नहीं है, जानकारी के अभाव में चले आते हैं तैयारी करने, तो वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती। लेकिन हम आशा करते हैं मित्रों कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। कंपटीशन से जुड़ी हुई सारे सवाल, सारे टॉपिक्स यहाँ से क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने कहा था आपसे, हम आपको फसल के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? फसल के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, कुछ लोग ऑनलाइन आ चुके हैं। जी नमस्ते। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए ऑनलाइन। देखिए ऑनलाइन से होता है कि आप जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो को देखेंगे, हमें उतना ज़्यादा उत्साह मिलेगा कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, है ना। अब एक शायर की शायरी के ऊपर जितनी तालियां बजती हैं वो उतना खुश होता है कि हमारी वाकई हमारी अच्छी है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, तो और अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए हम महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं, फसल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु को जानते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं कौन कौन से, उनको हम पॉइंट आउट करते चलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि फसल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जो क्रॉप होता है, क्रॉप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, तो उसका नाम क्या? जी बिल्कुल, नमस्ते। ठीक है, हम सबको तो नहीं देख सकते ना। चलिए देखिए, हमने कहा जो फसल का अध्ययन है, का अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? एग्रोनॉमी। याद रखिएगा, एग्रीकल्चर से बना हुआ एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। हमने कहा पेन और कॉपी
लीजिए, वो कॉपी में नोट करिएगा जिसमें आप पूरा ग्रामीण परिवेश लिख रहे होंगे। एक पर्टिकुलर कॉपी बना लीजिए, आपको दोबारा ग्रामीण परिवेश नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नोट किया आपने, बिल्कुल नोट करते चलिएगा साथ साथ में। अगला देखिए, अगला पॉइंट आता है कि भारत में जो फसली वर्ष होता है, जो भारत का फसली वर्ष जो होता है वो कब से कब तक का होता है? 1 जुलाई से लेकर देखिए, जिस तरह से भारत का वित्तीय वर्ष होता है उसी तरह से भारत का फसली वर्ष भी होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारत का फसली वर्ष होता है। लेकिन वित्तीय वर्ष आपको अच्छी तरह से पता है, वित्तीय वर्ष भारत तब मनाता है जब मूर्ख दिवस शुरू होता है। और मूर्ख दिवस कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये तो भारत का वित्तीय वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है भैया? ये वित्तीय वर्ष है। लेकिन फसली वर्ष कौन सा? याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी, दोनों में अंतर है। ये वित्तीय वर्ष है, ये हमारा फसली वर्ष है, 1 जुलाई से 30 जून तक। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिएगा, नोट करते चलिए साथ साथ में, बार बार नहीं कहेंगे हम। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए तो देखिए, हमसे यही पूछता है, अगला पॉइंट कौन सा आपका पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल चावल है। कौन सी है भैया? चावल है। हमने कहा भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल चावल है। और चावल भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर उगाई जाती है? तो चावल भारत के 1/4 मतलब 1/4, भारत के 1/4 भूभाग पर अकेले कौन सी फसल उगाई जाती है? चावल उगाई जाती है। यहीं पर इसको भी जान लेते हैं कि चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी जान लेते हैं भैया। तो चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, मतलब पहले स्थान पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जो सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद बात की जाए तो यूपी का नाम आता है। अगली बात की जाए तो देखिएगा, चीन के बाद चावल के उत्पादन में, चीन के बाद भारत का स्थान कौन सा है? चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। नोट करिएगा यहाँ तक, फिर हम इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए जल्दी जल्दी यहाँ तक। जी बिल्कुल, नमस्ते सबको, नमस्ते। नोट हो गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए, अगला पॉइंट कहता है, हमसे पूछता, अगर पूछे कोई कि फसल, इनमें से फसल किसे कहेंगे? तो एक निश्चित अवधि, देखिए फसल किसे कहते हैं? एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक ही तरह का पौधा ही क्या कहलाता है? पौधा ही फसल कहलाता है। एक ही तरह का पौधा क्या कहलाएगा भैया? फसल कहलाएगा। क्लियर? और नोट करिएगा, हमने कहा कि कोई निश्चित अवधि, और फसल किसे कहेंगे? जैसे हमने कहा कि गेहूं की फसल तैयार हो गई, धान की फसल तैयार हो गई, तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है ना? एक निश्चित अवधि होती है। उसी निश्चित अवधि में अगर हमने किसी पौधे का उत्पादन कर लिया तो वही क्या कहलाएगा? फसल कहलाएगा। नोट करिएगा जल्दी से।
जल्दी से नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसको, हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला पॉइंट क्या कौन सा है? अब कृषि फसल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? फसल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। अब यहां से क्या जानेंगे हम? महत्वपूर्ण शब्दावलियां। महत्वपूर्ण शब्दावलियां मतलब भैया कि महत्वपूर्ण शब्दावलियां कौन कौन सी हैं कृषि से संबंधित। आइए एक एक करके हम क्लियर करते चलते हैं और उसको जानते चलते, साथ साथ में रीड करते चलते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात की जाए तो पहला यही है कि फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र किसे कहते हैं? अर्थात क्रॉप रोटेशन किसे कहते हैं? रोटेट होना, देखिएगा बहुत आसान है ये, अगर हम हिंदी ना समझ पाएँ तो इंग्लिश से समझ लेंगे। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल का रोटेशन, रोटेट करना, कि एक के बाद दूसरी फसल का उत्पादन ही क्या कहलाएगा? फसल चक्र। वही तो है फसल चक्र, है ना? एक के बाद दूसरी फसल का उत्पादन ही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। तो इसमें देखिए हमको शब्द जोड़ना है एक निश्चित अवधि के लिए। एक निश्चित अवधि के लिए फसलों को इस प्रकार से बोना। देखिए क्या है क्रॉप रोटेशन? तो हमने कहा कि एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए फसलों को, एक निश्चित अवधि के लिए फसलों को इस तरह से बोना कि, इस तरह से बोना कि मिट्टी की उर्वरता समाप्त ना हो, उर्वरता समाप्त ना हो। वही क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। मतलब हम फसल की बुआई इस तरह से करें भैया कि जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहे, वो समाप्त ना हो। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या? अब जैसे इसको जानने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद, गहरी जड़ वाली फसल के बाद, गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल की बुआई करना, उथली जड़ वाली फसल की बुआई करना, उथली जड़ वाली फसल की बुआई करना। देखिए हम कुछ चीज़ें हो सकता है बोल रहे हो छोड़ देते हैं, तो आप नोट करते चलेंगे। हमने कहा कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल की बुआई करना। भी देखिए भैया अगर हम किसी भी मिट्टी में अगर गहरी जड़ वाली किसी फसल की बुआई करते हैं, सिर्फ गहरी ही, एक वर्ष मान लीजिए, एक वर्ष में 2 फसल हमने तैयार करनी है, तो दोनों में हमने क्या किया, एक बार अरहर बोई, फिर अगली बार उसी खेत में फिर से अरहर बोई, फिर अरहर बोई। तो उससे होगा क्या कि जो मिट्टी के नीचे की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये जड़ होती कैसी, गहरी होती है, तो नीचे की उर्वरता समाप्त हो जाएगी, पौधा हमारा कमजोर होगा, अगली बार कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम रोटेट करते हैं, एक बार गहरी वाली बुआई किए, दूसरी बार हमने इसमें दलहनी फसलों की बुआई कर दे, मटर की बुआई कर दे, चने की बुआई कर दें, है ना, मसूर की बुआई कर दें, तो ये क्या होती हैं भैया, ये उथली जड़ वाली होती हैं, तो उर्वरता बनी रहेगी। एक बार ऊपर से उर्वरता चली गई पौधों में, एक बार नीचे से चली गई पौधों में, तो अगर हम रोटेट करते रहते हैं तो मिट्टी की उर्वरता हमारी बनी रहती है ना। तो आप घर पर भी ये कर सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं, और लोग करते भी हैं ऐसा, भारत के लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए इरेज कर दें इसको, नोट हो गया, ठीक है। फसल चक्र समझ में आया सबको? कमेंट करते रहिए, जो चीज़ें ना समझ में आए भैया वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, तब वो लाइव कमेंट मत करिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पढ़ाते समय सारा कमेंट पढ़ नहीं सकते। अगर सारा कमेंट पढ़ने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर नहीं बता पाएंगे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको, है ना। तो अगर आप कमेंट कहाँ करते हैं, कमेंट बॉक्स में करते हैं, तो हम चीज़ों को ज़रूर देख पाएंगे, आपको ज़रूर बता पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले हेडिंग देखिए कौन सी है भैया, अगली फसल चक्र सघनता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फसल चक्र
सघनता, फसल चक्र सघनता, इसको भी हम CRI भी बोल सकते हैं, CRI भी बोल सकते हैं। C फॉर क्रॉप, R फॉर रोटेशन, I फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है ना, जो घनता तो सघनता वही तो गई, मतलब कितना सघन है वो, तो CRI भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया यहाँ पर, अब जैसे पूछेगा कि मान लीजिए कि एक वर्ष में 2 फसलें तैयार की गई तो फसल चक्र सघनता कितनी हो गई। एक वर्ष में 2 फसलें तैयार की गई तो फसल चक्र सघनता कितनी हो गई। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम नोट करते चलेंगे साथ में। देखिए फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला होता है फसलों की संख्या, बहुत ही आसान है, फसलों की संख्या अपॉन वर्ष, फसलों की संख्या अपॉन वर्ष इंटू 100, है ना। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए इसको कैसे हम जानेंगे। अब मान लीजिए कि एक वर्ष में हमने 2 फसलें तैयार की, कितनी फसलें तैयार की भैया, एक वर्ष में 2 फसलें तैयार की, तो आइए निकालते हैं। तो 2/1 इंटू 100, यही तो हुआ। तो परसेंटेज कितना निकल गया, 200% हमने तैयार किया भाई। एक वर्ष में हमने 2 फसलें ले ली तो परसेंटेज कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। अगर यही चीज़ भैया हम कहें कि एक वर्ष में उसने 5 फसलें ले ली, कितनी फसलें ले ली, 5 फसलें ले ली, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जहाँ पर फसलों की संख्या वहाँ फसलों की संख्या लिखिएगा, जहाँ वर्ष वहाँ वर्ष लिखिएगा और 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, निकल के मामला सामने आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भारत की फसल चक्र सघनता है कितनी, पूरे भारत की फसल चक्र सघनता कितनी है। अब ये हम जानते हैं भारत की फसल चक्र सघनता है कितनी, तो कितनी है भैया भारत की फसल चक्र सघनता। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितनी है, लगभग 136% कितनी है पूरे भारत की देखी जाए तो पूरे भारत की फसल चक्र सघनता कितनी है, 136% है। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य की फसल चक्र सघनता है, तो भारत में सबसे अधिक फसल चक्र सघनता किस राज्य की है, पंजाब की है। किसकी भैया, पंजाब की है। लगभग 190% कहाँ की, पंजाब की है। दूसरे नंबर पर सीना तान लीजिए आप, दूसरे नंबर पर हमारा यूपी आता है। कौन सा आता है, यूपी आता है। और वहाँ की कितनी है, यूपी की है 153%। कितनी है, 153%। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मुझे आशा है। नोट करते चलिएगा साथ साथ में नोट करते चलिएगा भैया। नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिएगा भैया, अगला टॉपिक आता है हमारा कि एकल कृषि किसे कहते हैं, एकल कृषि किसे कहते हैं। अगला टॉपिक आता है एकल कृषि किसे कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, एकल कृषि किसे बोलेंगे हम भाई, एकल कृषि किसे बोलेंगे हम, यही तो पूछा गया आपसे, है ना। मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर क्या है। अब मोनोकल्चर देखिए क्या है, ऐसी भूमि जिसका प्रयोग सिर्फ एक ही प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए किया जाए, वही होता है मोनोकल्चर। मतलब ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जहां पर एक ही फसल बार बार एक ही फसल की बुआई करके उसका उत्पादन लिया जाए, वही क्या होता है, मोनोकल्चर होता है। देखिए एक ही फसल, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो हमने कहा कि जहां पर ऐसी भूमि जिसका प्रयोग एक ही फसल के उत्पादन के लिए किया जाए, ऐसी भूमि जिसका प्रयोग एक ही फसल के उत्पादन के लिए किया जाए।
किया जाए उसे क्या बोलेंगे भैया? हम उसे बोलेंगे मोनोकल्चर। नोट करिए जल्दी से, साथ में नोट करिएगा, जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछे कि ये स्थान, अगर हमसे पूछे भैया कि मोनोकल्चर सर्वाधिक कहाँ होता है, तो मोनोकल्चर देखिए सर्वाधिक कहाँ होता है। मोनोकल्चर सर्वाधिक असम और कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है? असम और पश्चिम बंगाल में इसके सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ होता है? और अधिकतर किसके लिए? अधिकतर चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नोट करिएगा, गर्मी बहुत है, नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए। अब अच्छे लग रहे होंगे, नोट करिए। नोट हो गया? इरेज कर दें, जल्दी करिए आप लोग, कमेंट करते नहीं आप लोग। 2 बार कमेंट करेंगे फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि फसल सघनता। फसल सघनता क्या होता है? फसल सघनता क्या होती है? तो फसल सघनता के लिए देखिए हम आराम से जानेंगे क्या होता है, बहुत आसान है। फसल सघनता बहुत आसानी समझानेंगे इसको। इरेज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फसल सघनता क्या होता है? ठीक है, फसल सघनता क्या होता है? अभी आपने देखा था चक्र सघनता के बारे में, फसल चक्र सघनता देखा था। अब सिर्फ फसल सघनता देखिए क्या होता है। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले फार्मूला बताते हैं, कैसे निकलेगा उसको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र। 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र। 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र बटे 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्र बटे कुल कृषि योग्य क्षेत्र इंटू 100 ये हमारा फार्मूला होता है। क्या निकालने के लिए? फसल सघनता निकालने के लिए। अब जरा सा देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं आप, अगर आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष में, अब कोई भूभाग कितना है, कुल कृषि योग्य क्षेत्र कितना था? 10 बीघे था। कुल कृषि योग्य क्षेत्र 10 बीघे था। अब इसी 10 बीघे में 1 वर्ष में 2 फसलों को उत्पादन कर लिया गया। तो देखिए हमने कहा 1 वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र, तो क्षेत्र भैया कितना था? कुल कृषि योग्य क्षेत्र था 10 बीघे था, लेकिन हमने 1 वर्ष में बोया कुल कितना? भाई 10, 1 वर्ष में 6 माह में 10 बो लिया, 6 माह में 10 बो लिया, कितना हो गया? 20 हो गया ना, ये डबल हो गया। भाई हमने कहा 1 वर्ष में 2 फसल का उत्पादन उसने कर लिया, तो क्षेत्र तो बढ़ गया। ये देखिए कुल कृषि योग्य क्षेत्र तो 80 था, लेकिन हमने बोया कुल क्षेत्र कितना? 20 हो गया। ये तो हो गया। देखिए ऐसे निकलेगा, बहुत आसान है। तो हमने कहा कर लीजिए आप, 20 हो गया, 20 गुणे 10 बटे 100 कर लीजिए। 10 दाम 100, 20 दाम 200, कितना आया? 200% आ गया। यहाँ से निकल गया कितना आया? 200% आ गया। अगर ये 10-10 होता तो 100% आता। अगर हम कहते कि 10 बीघे कुल क्षेत्र कितना है? 10 बीघे है और उसमें सिर्फ 1 फसल का उत्पादन किया गया। अगर हमने कहा 1 फसल का उत्पादन किया गया तो ये 10 बटे 10 हो जाता। ये करते आप, लेकिन हमने कहा 2 फसल उसने उत्पादित कर ली। कितनी फसलें उत्पादित की भैया? 2 फसलें उसने उत्पादित कर ली। तो फसल कुल कितनी, सघनता कुल कितनी हो गई? 200% हो गई सघनता पूरी। क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट करिएगा, फार्मूला भी नोट करिएगा, क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसको भी ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? जी नोट करिए जल्दी से। कितना हुआ? 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसी को देखिएगा, जो सघनता है ना भैया, इसी को सघनता को हम सस्यन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघनता को सस्यन भी बोल सकते हैं। या अगर हमसे कहा जाए कि यदि कोई भूभाग ऐसा है
कोई भूभाग ऐसा है जहां पर सघनता 200% से अधिक है तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम बोलेंगे गहन सघनता। क्या बोलेंगे भैया? हमने कहा 200% से अधिक है। देखिए तीर ऊपर लगे मतलब अधिक हो गया, तो क्या हो जाता है? गहन सघनता। कौन सघनता हो जाती है भैया? गहन सघनता। लेकिन वही अगर 200 से कम है, 200% से कम है, तो कौन सी सघनता हो जाती है? विरल सघनता। कौन सी? विरल सघनता। विरल शब्द है ना, स्पष्ट है। कहते नहीं कि ऐसे लोग बहुत विरल मिलते हैं। विरल का मतलब होता है अधिकतर नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। तो विरल मतलब होता है जो कहीं कहीं हो, कम हो, समाज में कम ऐसे लोग, वही विरल लोग होते हैं। ठीक है। जैसे कि हम हमारे संस्था से जुड़े हुए दीक्षित सर, नोट करिए जल्दी से, मिटाएं फिर इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भी, अगला हमसे पूछा जाता है झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि किसे कहते हैं? झूम कृषि को ही स्थानांतरण कृषि के नाम से भी, स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हुआ? स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है झूम कृषि को, है ना। अब झूम से गाना याद आ रहा होगा आपको, झूम बराबर झूम, वो नहीं है, है ना। वो झूम बराबर झूम नहीं है, ये झूम कृषि है, जिसको बोलते हैं भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या? इसमें होता है कि हमसे पूछा जाता है कि क्या है ये। देखिए जंगलों को काट कर उन्हें जलाकर, जितने क्षेत्र में हमने जंगल को काटा उसे जलाया, उतने भूभाग को कृषि के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? झूम कृषि कहलाता है। इसका नाम झूम पड़ा क्यों? इसका नाम झूम पड़ा क्यों? इसलिए पड़ा क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वो ये खेती करते समय एक स्थान पे कृषि करेंगे, जब वहाँ की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है तब वो अपने स्थान को बदल देते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ कृषि करना शुरू किया, कुछ दिनों तक खेती की यहाँ पर, अब उनके पास उतने पैसे तो है नहीं, उतना अर्थ तो उनके पास है नहीं, तो उतनी उर्वरक की व्यवस्था कर नहीं पाते। यहाँ की उर्वरक क्षमता समाप्त हो गई मिट्टी की। अब दूसरी जगह जंगल उन्होंने काट लिया, वहाँ का जंगल काटा, जलाया, वहाँ शुरू कर दी, वहाँ समाप्त हुई उर्वरक क्षमता, तीसरी जगह चले गए। इसी तरह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसीलिए इसको झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अगर हमसे पूछा करते कौन है ये लोग, तो कौन लोग करते हैं भैया ये कृषि? कौन लोग करते हैं? जो आदिवासी लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? आदिवासी लोग होते हैं। जनजातियां जो होती हैं, जो हमारी कहाँ निवास करती हैं? जंगलों में निवास करती हैं, वही ये कृषि अदा करती हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कृषि, ऐसी कृषि भारत में सर्वाधिक कहाँ होती है, तो झूम कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? असम, मेघालय, नागालैंड। तो ये कृषि कहाँ सर्वाधिक होती है भैया? ये कृषि सर्वाधिक असम, मेघालय, असम, मेघालय तथा नागालैंड में होती। कहाँ होती है? असम, मेघालय तथा नागालैंड में होती है। ठीक है, नोट करिएगा, हमने कहा कि ये कृषि आदिवासियों के द्वारा की जाती है। इसमें जंगलों को काटकर और जलाकर, जंगलों को काटकर और जलाकर। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। चलिए ज़्यादा हो रहा है, नोट करिए जल्दी से। चलिए रेस कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है भैया इसमें कि नम कृषि किसे कहते हैं। कौन सी कृषि भैया? नम कृषि किसे कहते हैं, है ना। नम का मतलब क्या होता है? ऐसी कृषि,
ऐसा अनाज, ऐसी फसल जिसके लिए नम मिट्टी की ज़रूरत हो, जिसके लिए गीली मिट्टी, नम मिट्टी की ज़रूरत हो, वही तो होती नम कृषि। अब देखिए नम कृषि के लिए भैया, नम कृषि किसे हम बोलेंगे? अधिक वर्षा वाली जगह पर ऐसी कृषि, ऐसी फसल, ऐसी कृषि जो, ऐसी कृषि जो अधिक वर्षा वाली, जो अधिक वर्षा वाली जगह पर की जाए, जो अधिक वर्षा वाली जगह पर की जाए। अब इसमें आएगी क्या क्या? अधिक वर्षा का मतलब क्या है भैया? कि वर्षा कितनी हो? 150 सेंटीमीटर से अधिक हो, वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक हो, और टेम्परेचर कितना हो? टेम्परेचर कितना हो? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। ऐसी कृषि किस में आएगी? नम कृषि में। याद रखिएगा, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो, वो किस में आएगी? नम कृषि में आएगी। जैसे क्या क्या आता है भैया हमारा? जैसे आएगा चावल, क्या लिखिएगा? जैसे आएगा चावल, जो अभी हमने बताया, जो सर्वाधिक भूभाग पर बोया जाता है, सर्वाधिक भूभाग पर बोया जाता है, कौन सा भैया? चावल, है ना। और क्या क्या आएगा इसमें? चावल के अलावा जूट, गन्ना, सब किस में आएगा? इसी में तो आएगा, चावल, जूट, गन्ना। ठीक है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल, जूट का कौन करता है? गुजरात, गन्ने का कौन करता है? यूपी। ठीक है, ये सब किस में आएंगे भैया? एक्सेट्रा कर लीजिए, टीसी याद ही कर लीजिए, ये सब किस में आएंगे? नम कृषि में। नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए भैया, कुछ शुष्क कृषि किसे कहते हैं? कौन सी कृषि? शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क खेती, शुष्क कृषि किसे कहते हैं? शुष्क का मतलब होता है भैया ऐसा भूभाग जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, वो किस में आएगा? शुष्क कृषि में आएगी। ऐसा भूभाग जहां पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, वो किस में आएगा? शुष्क कृषि में आएगा। क्लियर हुआ? इसमें कौन कौन सी खेती होती है? ये आती कहाँ भैया? ये राजस्थान, ये जैसे कहाँ पर? राजस्थान में। और कृषि में आएगा क्या क्या? इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आते हैं, इसे देखिएगा, बाजरा और कुछ मात्रा में सरसों, ज्वार, ये सब किस में आएगा? इसी में आएगा। क्लियर हुआ? आदि कर लीजिए, ये सब किस में आएगा? शुष्क कृषि में आएगा। नोट हुआ? चलिए मान लीजिए नोट हो गया, नोट करिए जल्दी जल्दी, और पर्टिकुलर नोट्स बना लीजिए ग्रामीण परिवेश का, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला टॉपिक में रोपड़ कृषि किसे कहते हैं? 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 अब देखिए, रोपड़ तो कहते हैं रोपाई करना। अभी सीजन उसी का शुरू होने वाला, रोपाई का ही, धान का सीजन शुरू हो गया ना भैया, तो रोपाई वही तो है रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि का मतलब होता है छोटे छोटे पौधों को एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगा देना ही, एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगा देना ही क्या कहलाता है? रोपड़ कृषि कहलाती है। तो छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे पौधों को एक स्थान से निकालकर, एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर लगाना ही क्या कहलाता है? रोपड़ कृषि कहलाता है। जैसे क्या क्या आएगा इसमें? जैसे हमारा आएगा क्या क्या भैया? धान हो गया, चावल अभी बोल रहे थे, जैसे धान हो गया, और क्या हो गई? चाय हो गया, धान हो गई, चाय हो गई, रबड़ हो गई, कहवा हो गया, रबड़, कहवा, नारियल, ये सब किस में आएगा भैया? ये सब इसी में तो आएगा। क्लियर हो? यहाँ तक नोट करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी नोट करेंगे मैटर उतना आपको ज़्यादा मिल पाएगा, और जितनी लेट करेंगे मैटर उतना कम आपको मिल पाएगा। तो जल्दी जल्दी नोट करिएगा। बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन आते रहे, हाँ अभी देख रहे हैं हम, कम लोग जुड़ रहे हैं, और लोग आइए, और लोग देखिए इसको। चलिए इरेज कर दें,
अगला आता है रेचिंग कृषि क्या होती है। रेचिंग खेती किसे कहते हैं? रेचिंग का मतलब ही होता है भैया चरना। रेचिंग का मतलब क्या होता है? चरना। रेचिंग कृषि किसे बोलेंगे? रेचिंग का मतलब ही होता है रेचिंग कृषि। रेचिंग खेती किसे बोलेंगे? मतलब ऐसी कृषि जिसका उत्पादन जानवरों के लिए किया जाए, जानवरों के चरने के लिए किया जाए, उसे क्या बोलेंगे? रेचिंग। हमने कहा कि जानवरों के चरने के लिए जिस खेती का उत्पादन किया जाए वही क्या है? रेचिंग कृषि है। जैसे आपने देखा होगा भैया, सुना होगा, जो मैक्सिको वगैरह हैं वहाँ पर, मैक्सिको, ब्राज़ील, वहाँ पर भैया मक्का पेटी पाई जाती है। मक्का पेटी में होता क्या है? वहाँ के लोग बड़े बड़े भूभाग में मक्के की बुआई कर देते हैं, और किसके लिए? जानवरों को चरने के लिए, और उसी में जानवरों को छोड़ देते हैं। जानवर एक बार खाते गए, उसको चढ़ते गए, पीछे से फिर से बड़ी होती गई, फिर से उसी को रिपीट करते रहते हैं। वही रेचिंग कृषि है। तो जानवरों के चरने के लिए जिस कृषि को की जाए वही क्या होता है भैया? वही रेचिंग कृषि होती है। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं इरेज करके। जी नमस्ते, बिल्कुल आप लोग आगे बढ़ते रहिए। अगला टॉपिक आता है भैया फसलों का वर्गीकरण। आज हम टॉपिक यहाँ तक बताते हैं, फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। वर्गीकरण आज ही बता देते हैं। देखिएगा, फसलों का वर्गीकरण। फसलों के वर्गीकरण की बात की जाए भी, तो देखिए अभी भारत में क्या है, जैसे हम पूछते हैं बच्चों से कि फसलों का वर्गीकरण कितना होता है, तो बच्चे बताते हैं रबी, खरीफ, जायद, बस खत्म। बच्चे तीन ही बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक उनको तीन ही पढ़ाया गया, तीन ही बताया गया, इसीलिए तीन ही जान पाते हैं वो। लेकिन और हैं कितने, आइए आज क्लियर कर देते हैं कितने। फसलों की बात की जाए भैया, फसलों के वर्गीकरण की, तो इनकी संख्या कितनी? 4 है। कितनी है? 4 है। देखिए किस किस आधार पर इन्हें बांटा गया, किस किस आधार पर इन्हें बांटा गया। तो पहला है ऋतुओं के आधार पर। पहला कौन सा भैया? ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर, ठीक है, पहला है ऋतुओं के आधार पर। दूसरा कौन सा है? जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर। अब देखिए ऋतुओं के आधार पर कौन कौन से हैं? वही ऋतुएं जो अभी बताई गई आपको, रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ, जायद, ये ऋतुओं के आधार पे हो गया। जीवन चक्र के आधार पे बात की जाए भैया, तो जीवन चक्र के आधार पे इन्हें 3 भागों में बांटा गया। वो है कौन कौन से? एक वर्षीय, द्विवर्षीय, और कौन सा? बहुवर्षीय। एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अगली बार जब हमसे आप मिलिएगा तो इतना पढ़ के मिलिएगा भैया, इतना पढ़ के मिलिएगा। आज हम वर्गीकरण सिर्फ बता दे रहे हैं आपको, अगली बार जब मिले नोट करते चलिए साथ में, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। अगला देखिएगा, अगला है भैया भूमि के आधार पर। भूमि के आधार पर, भूमि के आधार पर 3 भाग में से बांटा। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में से बांटा गया भूमि के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहली कौन सी है? हल्की भूमि वाली जगह, हल्की भूमि। दूसरी भैया भारी भूमि। तीसरी भैया मध्यम भूमि। मतलब ये 3 भाग बांटा गया, हल्की, भारी, मध्यम। तो हमने कहा भूमि के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया, हल्की भूमि, भारी भूमि, मध्यम भूमि। नोट करिए जल्दी से, फिर इरेज करते हैं। 5वां देखिएगा, लास्ट है भैया हमारा आर्थिक आधार पर। किस आधार पर? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। अब देखिए आर्थिक आधार पे कौन कौन सी हैं। अब कुछ फसलें ऐसी हैं जो कैसी हैं? दलहनी। कुछ अनाज वाली फसलें हैं, अनाज वाली, कुछ दलहनी हैं, कुछ कौन सी भी नकदी फसलें हैं, कुछ नकदी फसलें हैं, कुछ अनाज वाली हैं, कुछ मोटे अनाज हैं। इसमें कई कैटेगरी है ना। तो आर्थिक आधार पर फसलों को बांटा गया। आइए फिर से रिवीजन करते हैं। हमने कहा फसलों का वर्गीकरण 4 भागों में से बांटा गया। पहला कौन सा? ऋतु के आधार पर। दूसरा जीवन चक्र के आधार पर। तीसरा भूमि के आधार पर। चौथा आर्थिक आधार पर। ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में, रबी, खरीफ,
जायद। जीवन चक्र 3 भागों में, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। भूमि के आधार पर 3 भागों में, हल्की भूमि वाले, भारी भूमि वाले और मध्यम भूमि वाले। आर्थिक आधार पर अनाज, दाल, नकदी फसलें, मोटे अनाज जितने भी आते हैं इसमें किस में आएंगे? रेशे वाली फसलें, चीनी वाली फसलें, सब किस में आएंगी? आर्थिक में। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक आपको इसके बाद मिलेगा, अगले वीडियो में इसके बाद आपको हम बताएंगे कि फसलों कैसे कैसे डिवाइड किया गया। क्लियर हुआ इतना? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने कई बार कहा कि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर ही हमारा मनोबल है। अगर आप ये करते हैं तो हमारा मनोबल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और हम और अच्छा कर पाएंगे आपके साथ। लेकिन अगर आपने ये करना छोड़ दिया तो मनोबल हमारा डाउन होता जाएगा, हम शायद अच्छा ना कर पाएँ। हमसे फिर देखिए कुछ ना कुछ गलतियाँ होते जाएँ, दिमाग में यही रहेगा आप लोग कर ही नहीं रहे, आप लोग कर ही नहीं रहे, तो गलतियाँ होती जाएंगी। तो मैटर जितना अच्छा आपको मिलेगा आप लोग उतना अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।